अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन एक्ट 2017। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है और इसमें सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है। शॉर्ट टाइटल जो है वो है द इलेक्शन एक्ट 2017 और इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई हैं, जैसे कि आलिम की डेफिनेशन में ये है कि उसके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्रीडेटेड से मुराद वो लोग हैं जिनको ऑथराइज किया जाए कमीशन की तरफ से। एसिड एसिड में किसी भी कैंडिडेट की प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है और उसके जो बीवी बच्चों के पास जो उसके डिपेंडेंट है जो उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी एसिड में इंक्लूड होती है। कमीशन से मुराद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि आर्टिकल 218 के तहत बनता है। ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इलेक्शन एक्सपेंसेस उसमें डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होते, जो कि सेक्शन 61 और सेक्शन 111 के तहत डिपॉजिट किए जाते हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन से मुराद कंट्री की वो पॉपुलेशन जो लास्ट सेंसस में पब्लिश हो। जो ऑफिशियली लास्ट सेंसस है उसमें जो पॉपुलेशन होगी वही इस एक्ट के तहत पॉपुलेशन कंसीडर की जाएगी। जैसे कि अभी 2023 की डिजिटल सेंसस के मुताबिक जो पॉपुलेशन है वही कंसीडर की जाएगी। टेक्नोक्रेट के पास 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 20 ईयर्स का। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है और इसमें सेक्शन 3 बताता है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। कमीशन जो है वो अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करेगा और अगर मेंबर्स 4 हैं और किसी मैटर पे उनका डिसीजन इक्वली डिवाइडेड है, 2 लोग एक साइड पे हैं और 2 एक साइड पे हैं, या 3 लोग हैं और उनका डिफरेंट ओपिनियन है तीनों का, तो मैटर है वो फुल कमीशन को चला जाएगा। अदरवाइज मेजोरिटी बेसिस पे फैसला होगा। पावर टू इशू डायरेक्शन, ये पावर भी कमीशन के पास होती है और इसमें इसके पास डायरेक्शन जो वो इशू करता है वो हाई कोर्ट की तरह इन्फोर्स होती है। असिस्टेंट टू कमीशन, एग्जेक्टिव अथॉरिटीज इन फेडरेशन एंड प्रोविंस मस्ट रेंडर असिस्टेंस। उसके बाद और अगर कोई भी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हो इलेक्शन प्रोग्राम के बाद तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा कमीशन का। डेलीगेशन ऑफ द पावर, इसमें यह है कि कमीशन जो है वो बेंच कंस्टिट्यूट करेगा जिसके 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं, लेकिन जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है उसके तहत 3 होंगे। द डिसीजन ऑफ द बेंच इज़ डीम्ड डिसीजन ऑफ द कमीशन, और बेंच का जो डिसीजन होगा वो कमीशन का डिसीजन कंसीडर किया जाएगा। पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी, इसमें यह है कि कमीशन जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी रिक्विजिशन ले सकता है और उसके लिए कंपनसेशन पे करेगा। और अगर किसी को कोई इशू है अग्रीव्ड ऑनर को तो वो आर्बिट्रेटर को 30 डेज में रेफरेंस अप्लाई कर सकता है। पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन, कमीशन जो है वो फेयर इलेक्शन के लिए पोल को स्टॉप कर सकता है और या किसी एक या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर वो किसी भी वक्त पोल को स्टॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा कमीशन जो है अगर किसी ऑफिसर ने कोई ऑर्डर इशू किया है तो उसको रिव्यू भी कर सकता है। पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वाइड, अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा इलीगलिटीज़ आई है या वायलेशंस हुई है या वुमेन को वोट देने से रोका गया है तो कमीशन जो है वो रिजल्ट को वाइड डिक्लेयर कर सकता है। लाइक अगर जो वुमेन का वोटर टर्न आउट है वो 10% से टोटल जितने वोट कास्ट किए गए हैं उससे कम है तो कमीशन समझेगा कि वुमेन को रोका गया है वोट कास्ट करने से। और ये जो पावर है रिजल्ट को वाइड डिक्लेयर करने की कि वो 60 डेज रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, रिटर्न कैंडिडेट से मुराद होता है कि जो शख्स वोट जीत गया इलेक्शन जीत गया उसका नाम अनाउंस होने के 60 डेज के अंदर अंदर
कमीशन जो है वो उसको वाइड डिक्लेयर कर सकता है, और इसके अगेंस्ट वो शख्स फिर सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है 30 डेज के अंदर अंदर। और कंटेम्प्ट के केस में कमीशन के पास पावर होती है पनिश करने की, और जिस तरह हाई कोर्ट के पास पावर होती है, सिमिलर सिमिलर वैसे ही कमीशन के पास पावर होती है कंटेम्प्ट के केस में पनिश करने की। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरेशन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, कोई भी रिम्यूनरेशन या एक्सपेंसेस ऑफ द कमीशन है वो चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। और मेयर्स फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, इसमें ये होगा कि वुमेन, नॉन मुस्लिम और डिसेबल पर्सन और ट्रांसजेंडर की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी। और सेक्शन 13 में वो कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो इलेक्शन के बाद स्नैपशॉट लेगा, और इलेक्ट्रॉनिक या किस अगर ये वहाँ पे डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो किसी और तरीके से कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर को वो रिज़ल्ट सबमिट करवाएगा। और अगर 2 बजे तक रिज़ल्ट इनकम्प्लीट है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रीज़न बताएगा, और नेक्स्ट डे यानी कि रात 2 AM तक अगर रिज़ल्ट इनकम्प्लीट है तो वो सुबह 10 AM तक रिज़ल्ट सेंड करेगा रीज़न बता के। एक्शन प्लान, द कमीशन मस्ट प्रिपेयर कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान एट लीस्ट 4 मंथ बिफोर द जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन से 4 मंथ पहले तक इलेक्शन का प्लान जो है वो कमीशन ने प्रिपेयर करना होता है। कंप्लेंट्स, कोई भी अगर कमीशन डिसीजन या एक्शन लेता है उससे 7 डेज के अंदर कंप्लेंट जो है वो सबमिट होनी चाहिए। और कमीशन जो है वो पोलिंग डे से पहले जो भी कंप्लेन आई है उनको डिसाइड करने का पाबंद होता है। कमीशन टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट, हर कैलेंडर ईयर के एंड पे कमीशन जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है कैलेंडर ईयर के एंड होने के 90 डेज के अंदर अंदर। लाइक दिसंबर 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर एंड हो रहा है तो उनको नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर अंदर कमीशन को एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी। चैप्टर 3 है डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कमीशन टू डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हल्का बंदियाँ जो होती है वो जो हर सेंसेस होती है उसके हवाले से उसके लिहाज से बनाई जाती है। और इसमें वो कहता है कि जो रिजर्व सीट होती है वुमेन की नेशनल असम्बली में, उसमें एक प्रोवेंस को लाइक जिस प्रोवेंस की वो रिजर्व सीट है उसको सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी हल्का बंदी तस्वर किया जाता है, लेकिन नॉन मुस्लिम के केस में पूरी कंट्री को एक हल्का बंदी तस्वर किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ डेलिमिटेशंस, तो इसमें यह है कि वो 10% की पॉपुलेशन वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। लाइक आप किसी एरिया में पहले जो हल्का बंदी थी उसमें 100 लोग थे, तो जो न्यू हल्का बंदी है वो 90 और 110 की रेंज में होनी चाहिए। इतनी वेरिएशन हो सकती है, 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू एग्जिस्टिंग, लाइक अगर किसी जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है उनकी स्ट्रिक्ट अडेरेंस ज़रूरी नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री से बाहर भी जा सकती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस में जा सकती है। रिपोर्ट ऑफ कमीशन एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसीज, तो जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगी उस पर रिप्रेजेंटेशन 30 डेज के अंदर अंदर फाइल की जा सकती है। और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो होगी वो रिप्रेजेंटेशन जो भी कोई फाइल हुई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर सबमिट पब्लिश की जाएगी। पावर ऑफ कमीशन टू मेक अमेंडमेंट अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंसीज, अमेंडमेंट जो है वो किसी भी वक्त कमीशन कर सकता है, लेकिन वो
एटलीस्ट 4 मंथ बिफोर नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम होनी चाहिए। चैप्टर 4 है इलेक्टोरल रोल, प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इलेक्टोरल रोल। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पर्सन होगा इलेक्टोरल रोल में वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए और 18 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए उसकी, और उसके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, और वो अनसाउंड माइंड ना हो उसका। पीरियड ऑफ लॉजिंग कंप्लेन एंड ऑब्जेक्शन, कंप्लेन एंड ऑब्जेक्शन जो है वो 30 डेज के अंदर अंदर फाइल होनी चाहिए। इनरोलमेंट एंड करेक्शन अदर देन पीरियोडिकल रिवीजन, अगर कोई शख्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के आर्डर से अग्रीव्ड है तो वो अपीलेट अथॉरिटी को कंप्लेन करेगा 30 दिन के अंदर, और जो अपीलेट अथॉरिटी है उसका डिसीजन फाइनल कंसीडर किया जाएगा। नो रिवीजन करेक्शन और ट्रांसफर आफ्टर कंस्टिट्यूएंसी कार्ड अपॉन टू इलेक्ट। और जो भी कोई असम्बली लोकल गवर्नमेंट उसकी अगर टर्म एक्सपायर होने वाली है और उसमें 30 दिन से कम का वक्त रह गया है तो कोई भी रिवीजन या करेक्शन नहीं होगी अनलेस रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाए, कट ऑफ डेट जो है वो अनाउंस हो जाए। स्पेशल मेयर्स ऑफ फॉर एनरोलमेंट ऑफ वुमेन वोटर, इसमें स्पेशल मेयर्स ली जाएगी और इसके लिए उन एरियाज में ली जाएगी जहाँ पे जो वुमेन वोटर और मैन वोटर का डिफरेंस जो है वो 10% से ज़्यादा है। उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में स्पेशल मेयर्स ली जाएगी कि वुमेन की ज़्यादा इनरोलमेंट हो। स्टेटस ऑफ एमनीज टू रिमेन अनचेंज 48A में बताया गया कि अगर कोई शख्स ऑब्जेक्ट करता है कि उसका उसका उसको इलेक्टोरल रोल में नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है तो रिवाइजिंग अथॉरिटी जो है उसको कहेगी कि वो 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे अपेयर हो रिवाइजिंग अथॉरिटी के सामने और ओथ ले कि वो प्रॉफिटहुड की फिनैलिटी पे यकीन रखता है, और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो फिर उसको नॉन मुस्लिम ही कंसीडर किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द असम्बलीज, चैप्टर 5 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द असम्बलीज। सेक्शन 52 में बताया गया डेट्स ऑफ अपॉइंटमेंट। डीआरओ और आरओ जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम की इशुएंस से 60 डेज पहले अपॉइंट किए जाने चाहिए। उसके बाद है प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिसर, सेक्शन 53 में आरओ मस्ट सबमिट द लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ टू द डीआरओ फॉर अप्रूवल एट लीस्ट 30 डेज बिफोर द पोलिंग डे। जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो पोलिंग स्टाफ की लिस्ट डीआरओ को 30 दिन पहले पोलिंग डे से 30 दिन पहले तक सबमिट करवाएगा। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, इलेक्शन ऑफिशियल्स जो भी होंगे वो ईसीपीज के अंडर एसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में होंगे, और अगर कोई वो डिसिप्लिनरी कोई भी अगर वो ऐसा का एक्शन लेते हैं जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाने चाहिए तो उसके लिए एक इंक्वायरी ऑफिसर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो होगी वो इंक्वायरी ऑफिसर देखेगा, और इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी अपनी 30 डेज में कंप्लीट करेगा और रिपोर्ट सबमिट करेगा 7 दिन के अंदर अंदर। और ईसीपी जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 184 और सेक्शन 188 और सेक्शन 184 के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकता है। नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, जनरल इलेक्शन जो होंगे उनके लिए कमीशन उनको अनाउंस करेगा एक नोटिफिकेशन के तहत, और जब वो नोटिफिकेशन होगा इशू हो जाएगा तो उसके 28 डेज पहले इलेक्शन नहीं हो सकता, मतलब जब 28 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही इलेक्शन होगा। अल्ट्रेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम, कमीशन जो है जो उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू इलेक्शन प्रोग्राम दिया था उसको अल्टर
डेट भी कर सकता है या कोई फ्रेश प्रोग्राम भी इशू कर सकता है, लेकिन साथ उसको रीज़न बतानी होगी। पोलिंग स्टेशन 59 में पोलिंग स्टेशन का बताया गया है कि मैक्सिमम वोटर पर पोलिंग स्टेशन जो होंगे वो 1200 होंगे और हर बूथ पे 300 होंगे। और जो फाइनल लिस्ट होगी वो 30 डेज बिफोर पोलिंग डे पब्लिश की जाएगी। और जो फाइनल लिस्ट में अगर कोई चेंज की जाएगी तो उसके लिए ईसीपी का अप्रूवल रिक्वायर होगा, और वो पोलिंग डे से 5 दिन पहले तक हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। और जो पोलिंग स्टेशन होता है वो किसी ऐसी प्रिमिसेस में नहीं होना चाहिए या बिलोंगिंग्स में नहीं होना चाहिए जो किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी ऑन करता है। नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन सेक्शन 16 में कहता है कि कैंडिडेट मस्ट ओपन एंड एक्सक्लूसिव अकाउंट और डेडिकेटेड एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस बिफोर द स्क्रूटनी डेट। और कोई भी पर्सन जो है वो मे बी नॉमिनेटेड बाय नॉट मोर देन 5 नॉमिनेशन पेपर। देन आ जाता है डिपॉजिट। डिपॉजिट रिक्वायर जो होता है वो 30,000 होता है नेशनल असम्बली के लिए, 20,000 प्रोविंशियल असम्बलीज के लिए, और ये नॉन रिफंडेबल होता है। 62 में आ जाता है स्क्रूटनी। आर ओ में आर ओ shall not inquire into the correctness or validity of any entry in the electoral roll. Nomination paper shall not be rejected due to deposit of outstanding dues unless willful concealment is proven। 63 में अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी ऑर्डर। अपील जो होगी वो अपीलेट ट्राइब्यूनल को की जाएगी जो कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। और अगर ट्राइब्यूनल जो है वो फिक्स टाइम में वो डिसाइड नहीं कर पाता तो अपील जो है वो अबेट हो जाएगी और आरओ का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। आ, उसके बाद है 67 में कंटेस्टेड इलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। अगर कोई पार्टी किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है तो उसको पार्टी का सिंबल अलॉट किया जाएगा, और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होंगे उनको कोई ऐसा सिंबल अलॉट किया जाएगा जो किसी और पार्टी को अलॉट नहीं किया गया। 69 में ऑन द डे ऑफ पोल द कमीशन शैल होल्ड पोल फॉर जनरल इलेक्शन फॉर एन असेंबली ऑन द सेम डे। हॉर्स आवर्स ऑफ द पोल जो है वो 8 घंटे होने चाहिए, और ईसीपी जो है वो इसको एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन उसे पोल क्लोज होने से 3 आवर्स पहले बताना होगा। प्रिंटिंग ऑफ बैलेट पेपर। बैलेट पेपर जो है वो नेक्स्ट 100 तक राउंड ऑफ कर दिए जाएंगे। लाइक अगर कहीं पे 120 वोटर्स हैं तो वहाँ के लिए जो प्रिंट होंगे बैलेट पेपर वो 200 होंगे, और इसके लिए स्पेशल वाटर मार्क पेपर यूज़ किए जाएंगे। रिटायरमेंट फॉर इलेक्शन। और रिटायर इसके लिए 4 दिन पहले, पोलिंग डे से 4 दिन पहले जो है वो नोटिस डिलीवर होना चाहिए। अफेक्ट ऑफ सेक्शन 72A। 72B में वो कहता है कि सेक्शन 72A है जो कि ऑर्डिनेंस 2021 में इंसर्ट किया गया था, उसको ओमिट कर दिया गया। इलेक्शन एजेंट। कैंडिडेट जो है वो अपने 3 वोटर्स को इलेक्शन एजेंट अपॉइंट कर सकता है, लेकिन जब रिजल्ट कंसोलिडेट हो रहा होगा तो सिर्फ एक एजेंट प्रेजेंट होगा। सप्लाई ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक लिस्ट वोटर नंबर्स की लिस्ट असाइन करेगा टू ईच पोलिंग बूथ आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन ऑन पोलिंग डेट। और कैंडिडेट या एजेंट जो है वो उनको यूएसपी या पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं, फोटोग्राफ भी ले सकते हैं उसके। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एट पोलिंग स्टेशन। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो पोस्ट की जाएगी फॉर सिक्योरिटी आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन। और सेक्शन 84 में आता है वोटिंग प्रोसीजर। वोटर के पास ओरिजिनल नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, लेकिन अगर किसी शख्स के पास
लाइक जो मॉडर्न बायोमेट्रिक मीन्स है, आ, उसमें वो लाइक किसी का अगर थंब नहीं लगता तो उस वजह से उसको वोट देने से रोका नहीं जा सकता अगर उसके पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड है। स्टैंडर्ड बैलेट पेपर, अगर कोई शख्स बैलेट पेपर के लिए अप्लाई करता है और कोई शख्स उसके नाम पे ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुका है तो उसको एक स्टैंडर्ड बैलेट पेपर दिया जाएगा और उसे एक सेपरेट बॉक्स में डाला जाएगा और फिर दोनों वेरिफिकेशन के लिए वो नादरा के पास भेजे जाएंगे। चैलेंज ऑफ वोटर्स, चैलेंज कौन कर सकता है? कैंडिडेट कर सकता है, इलेक्शन एजेंट कर सकता है या पोलिंग एजेंट कर सकता है, और उसके लिए 100 रुपीज़ की फ़ी रिक्वायर्ड होती है। प्रोसीडिंग एट द क्लोज ऑफ द पोल, सेक्शन 90 में कहता है कि आप जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो फॉरन वोट को काउंट करेगा और बैलेट पेपर को तब वैलिड कंसीडर किया जाएगा जब जो स्टैंप होगी वो कैंडिडेट का जो बॉक्स होगा उसके अंदर होनी चाहिए पूरी या उसका हाफ, और रिकाउंट जो है वो सिर्फ एक दफ़ा अलाउ होगा, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो पर्सनली रिजल्ट जो है वो पर्सनली डिलीवर करेगा विदाउट डिले टू द आर ओ। पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट जो होंगे वो अवेलेबल होंगे सर्विस पर्सोनल के लिए, इलेक्शन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी एल्सवेयर या फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए एंड डिटेन्ड पर्सन के लिए, और पोस्टल बैलेट जो है वो आरओ को पोलिंग डे से पहले रिसीव होने चाहिए। सेक्शन 94 में वो कहता है कि वोटिंग बाय ओवरसीज पाकिस्तानी, तो इसमें यह है कि कमीशन जो है वो पायलट प्रोजेक्ट बाय इलेक्शन में शुरू कर सकता है ईवीएम्स या बीवीसी के लिए या ओवरसीज वोटिंग के लिए, और इसमें ये होगा कि रिजल्ट जो होगा वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा विद इन 15 डेज। सेक्शन 95 में आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट। जैसे हमने ऊपर में पढ़ा कि कंसोलिडेशन के वक्त सिर्फ एक एजेंट मौजूद होगा हर कैंडिडेट का, और आरओ जो है वो रिकाउंट कर सकता है अगर मार्जिन जो विक्ट्री का वो लेस देन 5% हो टोटल जितने वोट कास्ट किए गया उससे, और या फिर 8,000 वोट्स का डिफरेंस हो या 4,000 वोट्स का प्रोविंशियल असम्बली में डिफरेंस हो। आरओ जो है वो सिर्फ एक दफ़ा रिकाउंट कर सकता है, और अगर आरओ रिकाउंट करता है तो उसका कंसोलिडेशन मस्ट बी कंप्लीट विद इन 7 डेज नेशनल असम्बली के केस में और 5 डेज प्रोविंशियल असम्बली के केस में। इक्वालिटी ऑफ वोटर्स, अगर दो कैंडिडेट्स के वोट्स बराबर हो जाते हैं तो ईच कैंडिडेट जो होगा वो हाफ टर्म सर्व करेगा। अब ये डिसाइड करने के लिए लॉ ड्रा की जाएगी, लाइक पर्चियाँ डाली जाएगी कि किसकी बारी पहले है और किसकी बारी बाद में है। लेकिन अगर इक्वालिटी जो है वो दो से ज़्यादा कैंडिडेट में हो लाइक तीन कैंडिडेट के वोट्स बराबर हो गया तो फ्रेश इलेक्शन जो होगा वो 60 डेज में होगा दोबारा। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ईसीपी पब्लिश रिजल्ट विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पोल। Return candidate must submit return of the election expenses within 10 days, otherwise the result is not notified. 14 डेज में रिजल्ट पब्लिश करना होगा ईसीपी को, और रिटर्न कैंडिडेट को 10 डेज के अंदर इलेक्शन एक्सपेंसेस सबमिट करने होंगे, अदरवाइज नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट टू बी रिटेन बाय द कमीशन, डॉक्यूमेंट को टेम्पर एविडेंट बैंक में स्टोर कर लिया जाएगा और 1 साल तक ईसीपी उसको रिटेन करेगा। चैप्टर 6 है इलेक्शन टू रिजर्व सीट इन एन असेंबली। इसमें सेक्शन 104 में बताया गया है पार्टी लिस्ट फॉर रिजर्व सीट। पार्टी लिस्ट फॉर रिजर्व सीट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू चेंज और अल्ट्रेशन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सबमिशन डेट। सबमिशन डेट के बाद कोई भी पार्टी जो है वो रिजर्व सीट के लिए जो लिस्ट भेजी गई है उसको चेंज नहीं कर सकता।
Vacancies are filled by the next person in order of the precedence from the party list. Equality of the share decided by drawing of lots. उसके बाद आता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट। चैप्टर 7 इसमें डिपॉजिट के बारे में बताया गया कि डिपॉजिट जो है वो 20,000 रिक्वायर होगा और जो सम है वो नॉन रिफंडेबल है। वोटिंग प्रोसीजर ये है कि वन ट्रांसफरेबल वोट होगा फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सीट। प्रोसीडिंग एट द क्लोज ऑफ द पोल सेक्शन 123 में बताया गया है कि रिटर्न कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन एक्सपेंसेस 5 डेज के अंदर अंदर सबमिट करेगा। अपील अगेंस्ट काउंट, अपील जो है वो कमीशन को फाइल की जा सकती है 3 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द काउंट। और टर्म ऑफ ऑफिस बताया गया सेक्शन 129 में। जो सेनेट का मेंबर इलेक्ट हुआ है उसकी टर्म फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सेनेट आफ्टर देयर नेम्स आर नोटिफाइड से स्टार्ट होगी। चैप्टर 8 में इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेक्शन 132 में बताया गया रिस्ट्रिक्शन ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस। Expenses are counted from the date of filing of nomination paper till the date of issue of the final consolidated result। पेपर फाइल करने से लेकर रिजल्ट तक जो होगा वो एक्सपेंस काउंट किए जाएंगे। और मैक्सिमम एक्सपेंसेस जो अलाउड है 1.5 मिलियन इन केस ऑफ सेनेट इलेक्शन, 10 मिलियन नेशनल असम्बली के इलेक्शन में और 4 मिलियन प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन में एक्सपेंसेस मैक्सिमम एक्सपेंसेस अलाउड है। बैंक अकाउंट फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस, अकाउंट जो है वो ओपन होंगे और डेडिकेटेड बिफोर द डेट फिक्स फॉर स्क्रूटनी एंड नो नॉन इलेक्शन ट्रांजेक्शन इन द डेडिकेटेड अकाउंट फ्रॉम फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर टिल फाइलिंग रिटर्न। सेक्शन 136 में बताया गया एक्शन रिलेटिंग टू इलेक्शन एक्सपेंसेस। ईसीपी जो है वो स्क्रूटिनाइज करेगा रिटर्न विद इन 90 डेज। और उसके बाद है सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मेंबर जो हैं उनको अपनी स्टेटमेंट सबमिट करनी होगी एनुअली बाय 31 दिसंबर। उसके बाद मेंबरशिप इज सस्पेंडेड ऑन जनवरी 16। अगर कोई शख्स स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता तो 15 जनवरी तक। If the statement is false, proceeding must be initiated within 125 days of submission। उसके बाद है इलेक्शन डिस्प्यूट। चैप्टर नंबर 9 अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल। For assembly senate election the tribunal must be a person who is a judge of a high court। उसके बाद है 142 में प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। Petition must be presented within 45 days of the publication of the returned candidate name। सेक्शन 148 में बताया गया प्रोसीजर बिफोर इलेक्शन ट्राइब्यूनल फॉर ट्रायल ऑफ पिटीशन। द election petition shall be decided within 180 days of its filing if proceeding continue after 180 days। Delay attributed to a party cost a special fees of Rs 10,000 to 50,000 per adjournment। अगर 180 डेज से ज़्यादा प्रोसीडिंग होती है तो हर एडजर्नमेंट पे जो फीस होगी वो पार्टी को देना होगी और वो 10,000 से 50,000 तक हो सकती है। अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल, असम्बली और सेनेट के केस में डिसीजन अगर कोई हो तो सुप्रीम कोर्ट को अपील की जाएगी और लोकल गवर्नमेंट के केस में हाई कोर्ट को की जाएगी। और इसमें भी डिसीजन का जो टाइम है 180 डेज है। ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग इलेक्शन एज अ होल वाइड, अगर निगलिजेंस हो रिटर्निंग ऑफिसर की या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तो ट्राइब्यूनल जो है वो ईसीपी को डायरेक्ट कर सकता है कि वो क्रिमिनल सेक्शन 184 या 184(8) और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करे। उसके बाद है ऑफेंसेस पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स।
सेक्शन 1 से चैप्टर 10 है और सेक्शन 167 में बताया गया करप्ट प्रैक्टिसेस। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेबरी आ जाती है, पर्सोनेशन आ जाती है, अनडू इन्फ्लुएंस आ जाता है, एंड कॉलिंग अपॉन अ पर्सन टू वेयर वोट रिफ्रेन बेस्ड ऑन रिलीजन, caste, race, or if a particular gender or is a transgender person। सेक्शन 170 में अनड्यू इन्फ्लुएंस का बताया गया है कि गिल्टी इफ प्रिवेंटिंग एनी वुमेन और ट्रांसजेंडर पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग और वोटिंग। 172 में टेम्परिंग विद पेपर बताया गया और इसमें इम्प्रीजनमेंट जो बताई गई है वो 6 मंथ या 1 लाख फाइन होगा और इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जाएंगे। 174 में पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिस बताया गया है, इसमें इम्प्रीजनमेंट जो होगी वो 3 ईयर्स होगी और 100,000 फाइन होगा या बोथ होंगे। 182 में बताया गया प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड, prohibited during a period of 48 hours ending at midnight following the conclusion of the poll। पोल स्टार्ट होने से 48 घंटे पहले कोई भी मीटिंग नहीं कर सकता कोई कैंडिडेट या पार्टी। पेनल्टी फॉर इलीगल प्रैक्टिस, इलीगल प्रैक्टिस के लिए 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी या 1 लाख का फाइन होगा। सेक्शन 190 में बताया गया कॉग्निजेंस एंड ट्रायल, जो भी ऑफेंस इस चैप्टर में है वो ट्रायल किए जाएंगे सेशन जज के थ्रू। इम्प्रिजनमेंट जो है वो 6 मंथ की होगी और 50,000 का फाइन होगा फास्ट कंप्लेन की सूरत में। 190 ए में बताया गया सर्टन ऑफेंसेस कॉग्नाइजेबल। सेक्शन 174, 176, 177 और 179 में जो ऑफेंसेस हैं वो कॉग्निजेबल है। चैप्टर नंबर 11 है पॉलिटिकल पार्टीज। सेक्शन 202 में बताया गया इनलिस्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो न्यू पार्टीज हैं वो इनलिस्टमेंट के लिए 30 डेज के अंदर अप्लाई कर सकती है और इसके लिए उनको 2000 मेंबर चाहिए होंगे और 200,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराने होंगे। मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी शख्स जो है वो एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेंबर नहीं हो सकता और पार्टी जो है उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो इनक्रेज करे वुमेन को और डिसेबल पर्सन को और ट्रांसजेंडर पर्सन को मेंबर बनने के लिए। सेक्शन 204 में बताया गया है मेंबरशिप फीस जो है या कंट्रीब्यूशन और डोनेशन के बारे में। तो कोई भी अगर फॉरेन सोर्स से डोनेट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 206 में बताया गया सिलेक्शन फॉर इलेक्टिव ऑफिस। इसके लिए कि पार्टीज जो हैं वो इंश्योर करेंगे लाइक उनके जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं उनमें 5% जो है वो वुमेन होनी चाहिए जनरल सीट पे। इलेक्शन विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 208 में बताया गया है कि हर पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो 5 ईयर्स के अंदर अंदर फ्री एंड फेयर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और अगर कोई कंडक्ट नहीं करता तो उसके लिए फ़ाइन होगा 100,000 से लेके 200,000 तक। सेक्शन 210 में बताया गया इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्सेज ऑफ द फंड। इसके लिए ये है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवानी चाहिए, करवानी होगी हर पार्टी को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 60 डेज़ के अंदर अंदर। लाइक जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उसके 60 डेज़ के अंदर अंदर उसके बाद तो एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट सबमिट करवानी होगी जिसको ऑडिट किया होगा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। सेक्शन 211 में बताया गया है कंपेन फाइनेंसेस। अगर पार्टी को जो है वो फर्निश करनी होगी लिस्ट उन कंट्रीब्यूटर्स की जो 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या डोनेट कर रहे हैं। एलोकेशन ऑफ सिंबल चैप्टर 12 है, इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टी टू obtain इलेक्शन सिंबल। अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है सेक्शन 209 सर्टिफिकेशन और 210 फिनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंप्लाई करने में तो उनको इलेक्शन सिंबल जो है वो अलॉट नहीं किया जाएगा। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट चैप्टर 13 है, तो कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन
ECP must hold election within 125 day of the expiry of the term of the local government. 125 दिन के अंदर अंदर ECP को ECP इलेक्शन होल्ड करेगी। और उसके बाद है अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी ऑर्डर। अपील जो है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल को फाइल की जाएंगी, और अगर ट्राइब्यूनल फेल हो जाता है डिसाइड करने में फ़िक्स टाइम में, तो अपील जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आरओ का डिसीजन जो है वो फाइनल कंसीडर किया जाएगा। चैप्टर 14 में केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 230 फंक्शन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट है। उनका फंक्शन ये होता है कि वो ईसीपी को असिस्ट करें, और उसमें यह है कि एक्सेप्शन अप्लाई फॉर एक्शन रिलेटेड टू, लाइक वो पॉलिसी डिसीजन में काम नहीं कर सकता, लेकिन एग्जिस्टिंग बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट और कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट अंडर स्पेसिफिक पब्लिक एक्ट है तो उसमें वो अपना रोल प्ले कर सकता है। और जो भी बंदा का केयर टेकर पीएम सीएम या मिनिस्टर सिलेक्ट हुआ है तो उसको 3 दिन के अंदर अंदर अपने से डिक्लेयर करने होंगे। मिसलिनियस आ गया चैप्टर 15 में, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। अगर किसी शख्स को सादिक और अमीन के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है आर्टिकल 61(2) के तहत, तो वो 5 ईयर से ज़्यादा उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद है कि मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन। मॉनिटरिंग टीम जो है वो वायलेशन को रिपोर्ट कर सकती हैं, और नॉमिनेटेड ऑफिसर जो है फाइन इम्पोज कर सकता है 50,000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट वायलेशन का। और अपील मस्ट बी फाइल विद इन 3 डेज टू कमीशन। उसके बाद है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बियर 236 में, कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ एनी एक्शन टेकन इन गुड फेथ बाय द कमीशन, वैलिडिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल और वैलिडिटी ऑफ द डेलिमिटेशन। उसके बाद है इलेक्शन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है वो मस्ट बी एक्रीडिटेड बाय द कमीशन एंड रिक्वायर्स सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। दे कैन नॉट बी एफिलिएटेड विद इन एनी पॉलिटिकल पार्टी। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट में ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप मेल करके पीडीएफ ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।